हेलो एवरीवन, ये क्लास 9th की थर्ड वीडियो मैथमेटिक्स के लिए चैप्टर नंबर 1 की नंबर सिस्टम। हम लास्ट क्लास में अपनी पहली दो वीडियोस में नंबर सिस्टम वगैरह पढ़ चुके हैं कि नंबर सिस्टम्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, रेशनल नंबर्स क्या है, रियल नंबर्स क्या है। एक बार उनका क्विक रिविजन कर लेते हैं। उसके बाद हम अपना आज के दो इंपोर्टेंट टॉपिक की रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और इरेशनल नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो स्टार्ट करेंगे। तो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं हमने जो अब तक किया है। नंबर सिस्टम मीन्स एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हम नंबर्स की बात करेंगे। सबसे पहले नंबर सिस्टम बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, रियल नंबर्स और हमारा इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर आपके कोर्स का नहीं है, ये क्लास 11th में स्टार्ट होगा। तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि नंबर सिस्टम हमारे पास दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक रियल नंबर्स और दूसरा इमेजिनरी नंबर्स में। एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि आई फॉर आयोटा, या फिर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर अगर आपके पास आता है तो वो सारे नंबर्स इमेजिनरी नंबर्स में जाएंगे। ये भी सिलेबस का नहीं है पर फिर भी पता होना चाहिए। सेकंड पार्ट आपका आता है रियल नंबर, जो आपको बेसिकली पढ़ना है। रियल नंबर्स होते हैं हमारे पास माइनस इंफिनिटी से, मींस माइनस में कितना भी बड़ा नंबर हो या कितने भी दूर का नंबर हो, वहां से लेके प्लस इंफिनिटी मींस प्लस में कितने भी आगे का नंबर हो, तो वो पूरा का पूरा हमारे पास क्या आएगा, जो सिस्टम होगा वो रियल नंबर्स में आएगा। इसमें इमेजिनरी नंबर्स नहीं होंगे। अब रियल नंबर्स में हमारे पास दो पार्ट में डिवाइडेड है। रियल नंबर्स या तो रैशनल नंबर्स होंगे या फिर इरेशनल होंगे। रैशनल हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके थे, ऐसे नंबर जो पी बाय क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सके जिसका डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं आएगा। और इरेशनल नंबर्स वो सभी नंबर्स, अभी इसके बारे में नीचे फिर से पढ़ेंगे। इरेशनल कौन से, इरेशनल नंबर्स ऐसी फ्रैक्शंस हैं जो ना ही तो कभी टर्मिनेट होंगी और ना ही कभी एंड होंगी। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग फ्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं, इरेशनल कहते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर मींस ऐसा नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, 3 किसी का स्क्वायर नहीं, तो √2 √3 √4 हमारे पास इरेशनल में नहीं आएगा क्योंकि √4 2 का स्क्वायर होता है। तो √4 का अपना आंसर है 2, तो इसलिए वो इरेशनल में नहीं आएगा। सिमिलरली √5 का कोई स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए √5 किसी का स्क्वायर नहीं है। सिमिलरली नॉन परफेक्ट क्यूब जितनी होती है वो सारी हमारी किस में आएंगी, इरेशनल में आएंगी। रैशनल में क्या कहेंगे, रैशनल में हमारे पास या तो फ्रैक्शनल पार्ट्स आएगा या फिर इंटीजर्स आएगा। कोई भी इंटीजर्स रैशनल क्यों है, जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, क्योंकि हम किसी भी इंटीजर के अपोन में 1 को रीड कर सकते हैं तो हम उसको एज अ फ्रैक्शन ट्रीट कर लेते हैं। ठीक, तो हमारे पास रैशनल नंबर दो पार्ट्स में, एक फ्रैक्शनल पार्ट और एक हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स में हमारे पास कंप्लीट नंबर्स होते हैं जिसके पास कोई फ्रैक्शन पार्ट नहीं होता एक्सेप्ट 1। इंटीजर भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सेंटर में हमारे पास 0 होता है, राइट साइड में हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स सारे के सारे, और लेफ्ट साइड में हमारे पास सारे नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स हमारे पास -1 से लेकर -इंफिनिटी तक होता है, और पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास +1 से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी तक होता है। और सेंटर में हमारे पास 0। अगर मैं 0 और पॉजिटिव इंटीजर को इंक्लूड करूं मींस एक साथ पढ़े तो उसको हम एज अ होल नंबर ट्रीट करते हैं। अब फ्रैक्शन भी हमारे पास 3 टाइप्स की थी। फ्रैक्शन होती है एक तो ऐसी फ्रैक्शन जो कुछ स्टेप्स के बाद टर्मिनेट हो जाए इन द सेंस कि उसका जो रिमाइंडर है लास्ट पॉइंट पर या कुछ स्टेप्स के बाद 0 आ जाए। जैसे मैं अगर 40 को 8 से डिवाइड करता हूँ तो 40/8 हमारे पास 5 आ जाएगा, 39/3 13 आ जाएगा, 56/2 28 आ जाएगा। अगर मैं इसको और समझना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 24/5, और मैं इसको अगर डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 4 20 4 कैरी 4.8। तो यहाँ पर वो एक स्टेप के बाद ही एंड हो गया, इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। सेकंड आते हैं हमारे पास ऐसी फ्रैक्शंस जो टर्मिनेट नहीं होंगी। आप जब उसको 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, बट एक सीरीज होगी जो कुछ स्टेप्स के बाद हमेशा रिपीट करती रहेगी। जब मैं 10/3 करूंगा तो इसका आंसर आएगा 3.333, मीन्स 3 एक ऐसा नंबर आएगा जो रिपीट करता रहेगा। 7 × 2/7 20/6 ये सभी एग्जाम्पल्स हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फ्रैक्शंस के। अब ऐसी फ्रैक्शंस भी आ सकते हैं हमारे पास जो ना ही तो कभी खत्म हो और ना वो किसी भी सीरीज किसी स्टेप्स के बाद रिपीट करना शुरू करे, मींस उसमें किसी कोई पर्टिकुलर सीरीज रिपीट नहीं करेगी। ऐसी फ्रैक्शंस को हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग फ्रैक्शंस। और यही जो फ्रैक्शंस होती हैं इसी को हम कहते हैं इरेशनल नंबर, जो हमने ऊपर पढ़ा था। तो एग्जांपल के लिए फिर से सेम आएंगे, रूट में कोई भी नंबर √2 √3 √5 √7 अनटिल अनलेस वो किसी का रूट ना हो, मींस वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने चाहिए, या फिर कोई भी ऐसा डेसिमल जो रिपीट ना कर रहा हो, 1.73 7458 ये कहीं से कहीं तक भी रिपीट नहीं कर रहा है। हमने इधर पढ़ा था पॉजिटिव इंटीजर जो 1 से लेकर
इन्फिनिटी तक। पॉजिटिव इंटीजर्स के भी कुछ पार्ट होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स वो सभी नंबर्स होते हैं जिसके पास केवल दो, हमारे पास क्या होंगे, प्राइम नंबर्स वो कौन से होते हैं कि जिसके पास केवल दो फैक्टर्स होंगे। दो कौन कौन से, एक तो वो नंबर खुद और दूसरा फैक्टर हो सकता है उसका 1। जैसे अगर मैं 2 को डिवाइड करना सोचूं कि 2 किस से डिवाइड हो सकता है, तो 2 1 से डिवाइड हो सकता है और 2 अपने आप से डिवाइड हो सकता है। 3 की बात करें तो 3 1 से डिवाइड हो जाएगा, खुद से डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली 5 7 11 13 कोई भी ऐसा नंबर जो से अपने आप से डिवाइड होता हो और अपने अलावा 1 से डिवाइड होता हो, ऐसे नंबर्स को क्या कहेंगे, प्राइम नंबर्स कहेंगे। इसी का अपोजिट कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं, इन शॉर्ट अगर समझना चाहें, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। मीन्स वो 1 से डिवाइड हो जाए, वो अपने आप से डिवाइड हो जाए और उसके अलावा वो किसी थर्ड फैक्टर से भी डिवाइड हो। जैसे 4 है, 4 1 से डिवाइड हो सकता है, 4 अपने आप से डिवाइड हो जाएगा 4 से, एंड 4 साथ ही साथ 2 से भी डिवाइड होता है। अगर हम बात करें 6 की, तो 6 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है एंड 6 से डिवाइड होता है। ये सारे नंबर्स क्या होंगे हमारे पास, कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगे। इवन नंबर्स, इवन नंबर की डेफिनेशन सिंपल है, कोई भी ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल है, मीन्स जिसको हम 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाए, ऐसे नंबर्स को हम कहेंगे इवन नंबर्स। और अगर वो 2 से डिविजिबल नहीं है तो वो कहलाएगा हमारे पास ऑड नंबर्स। ठीक, एक बार इसे नोट करिए और उसके बाद अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स और नंबर लाइन। देखिए इसको ध्यान में समझना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स और नंबर लाइन, कि किसी भी रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये समझना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में जिसका डिनोमिनेटर 0 ना हो। मैं इसको सबसे पहले ट्राई करता हूँ, मतलब तो डायरेक्टली तो नहीं बता सकते कि भाई कहाँ आएगा, तो हम अपनी तरह से कोशिश करते हैं कि 5 को, इसका मीनिंग क्या हुआ कि 5 4 से डिविजिबल है, मैं इसको डिवाइड करूँ तो 5 1 जा 4 1 जा 4, रिमाइंडर बचा 1। इसको अगर मैं सही से लिखूं, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन हम लोग करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा 1/1/4। हमें पता है कि जब मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखता हूं तो लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को मैं 1 + 1/4 लिख सकता हूं, या फिर हम ये मान सकते हैं कि 1 1/4 के बीच में जो साइन जो छिपा होता है, जो उसमें दिखाई नहीं देता, जो हिडन सिंबल है, वो हमारा प्लस का होता है। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये होगा कि एक हमारे पास क्या है, इंटीग्रल पार्ट है, और 1/4 हमारे पास क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है। मींस ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इंटीग्रल पार्ट है, ये हमारे पास इंटीग्रल पार्ट है, और वो जो 1/4 है ये हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट है हमारे पास। अब हमें यही दिक्कत है, इंटीग्रल पार्ट तो हम लोग आराम से लोकेट कर लेंगे, भाई 0 है 1 है 2 है 3 है, आराम से लोकेट हो जाएगा कि वो 1 कह रहा है, वो 1 को 1 पे लोकेट कर देंगे। दिक्कत ये है कि 1 के बाद 1 पर रुकना नहीं है, 1 के बाद एडिशन में 1/4 भी है हमारे पास, तो हमें यही चेक करना है कि इस 1/4 को हम किस तरीके से लोकेट कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका तो ये है कि सबसे पहले तो मैं कहाँ पर जाऊंगा, मैं 0 पर था, सबसे पहले मैं 1 पर जाऊंगा। ये वाला ऐसा तो कंप्लीट हो गया 1 पर पहुंचने के बाद। अब मुझे चाहिए 1/4। सिंपल सा लॉजिक है कि 1/4 1 से आगे होगा क्योंकि उसमें ऐड हो रहा है। मैं क्या करूंगा, 1 और 2 के बीच में क्या है मेरे पास, फ्रैक्शन क्या है 1/4। मैं अपने इस पार्ट को, जो मेरे पास पूरा इंटीग्रल पार्ट है, ये 1 से लेकर 2 तक का हिस्सा, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, 1 2 3 4। तो ये मेरे पास 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स में मैंने अपने इसको डिवाइड कर लिया। तो उन 4 में से मुझे कितना हिस्सा चाहिए, 1/4 इंटीग्रल पर मुझे केवल 1 पार्ट चाहिए, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरा 1/4 का, ये हो जाएगा मेरे पास 1/4। तो यहां से लेके यहां तक 1 था, और यहां से यहां तक 1 था, और यहां से लेके यहां तक का जो हिस्सा मेरे पास 1/4 है। तो जो टोटल पार्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 + 1/4, जो क्या था हमारे पास 5/4 था। ठीक, देखो समझने वाली बात सबसे मेन ये है कि आपको सबसे पहले ध्यान ये देना है कि आपका इंटीग्रल पार्ट कितना है, फ्रैक्शन पार्ट कितना है, क्योंकि आप इंटीग्रल पार्ट तो इजीली पहुंच जाओगे। भाई अगर इसका आंसर हमारे पास 2 2/3 आता है तब भी हम 2 पर पहुंच जाते हैं। तो इंटीग्रल पार्ट में दिक्कत नहीं है, पार्ट में दिक्कत है जो फ्रैक्शनल पार्ट है। तो सबसे पहले जो हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट है, हम उसको क्या करेंगे, उतने पार्ट्स में, वैसे हमारे इस एरिया को, ये जो हिस्सा है, इसको उतने ही फ्रैक्शन में डिवाइड कर लेंगे जितने पार्ट्स हमें रिक्वायर्ड है। यहाँ पे 4 पार्ट्स रिक्वायर्ड थे, तो हमने अपने फ्रैक्शन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया,
4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, उसके बाद जितने फ्रैक्शन हमें चाहिए थे वो हमने प्लॉट कर दिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। सपोज कर हमारे पास 7/3 कोई नंबर है, 7/3 है। सेम करेंगे हम इसको भी, 7 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 1 कैरी, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 2 1/3, यही होगा 2 1/3। तो सबसे पहले मैं नंबर लाइन बनाता हूँ अपनी, यहाँ आएगा मेरे पास 0, ये 1, ये 2, ये 3 4, इस तरीके से आगे चलता रहेगा। सबसे पहले मेरे को कहाँ जाना है, अपने इंटीग्रल पार्ट पे जाना है, तो मैं 0 से लेके पहले 2 तक पहुंचूंगा। ये 0 से स्टार्ट किया हम लोग, 2 पर पहुंच गए। उसके बाद मुझे चाहिए 1/3, मीन्स फ्रैक्शन पार्ट में मुझे एक हिस्सा चाहिए 3 में से। फ्रैक्शन पार्ट को कैसे रीड करेंगे, 1/3 रीड कैसे होगा कि न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में 3 है, मुझे 3 हिस्सों में से एक हिस्सा अपने पास चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 2 के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 3, और ये जो एक पार्ट है ये हमें चाहिए था, ये हिस्सा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1/3। तो यहाँ से यहाँ तक 2 था, और ये हमारे पास क्या होगा 1/3। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा हमारे पास ये 2 प्लस 1/3, जो किसके इक्वल था, 7/3 के इक्वल था। ठीक, अब अगर यही चीज नेगेटिव में हो, नेगेटिव में तो नंबर लाइन है, उधर भी तो फ्रैक्शन हमारे पास होता है, फ्रैक्शन तो फ्रैक्शन है, रेशनल नंबर तो हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव सारे होते हैं। तो अगर मैं नेगेटिव का कोई नंबर लूं, एग्जांपल लेते हैं, वो हो जाएगा हमारे पास माइनस, सपोज करो हमने एग्जांपल ले लिया -15/4, ठीक है। आपको अगर कंफ्यूजन से बचना है तो आप इस नेगेटिव साइन को सिर्फ ये मानकर चलिए कि वो आपसे नंबर लाइन मींस लेफ्ट साइड वाली नंबर लाइन पे चलने के लिए कह रहा है, अदरवाइज आप काफी ज्यादा कंफ्यूज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। किसी भी नेगेटिव रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो आप ये मानकर चलो कि नेगेटिव साइन यहाँ पर सिर्फ ये शो कर रहा है कि आपको अपनी नंबर लाइन जिस पे जाना है वो लेफ्ट साइड वाले पे जाना है। अगर मैं इसको सही से करूं तो ये हो जाएगा 3/4, 4 × 12 + 3 15 हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ -3, मतलब एग्जैक्टली ये कुछ ऐसा ही है, 3 + 3/4। भाई नेगेटिव साइन के लिए रिप्रेजेंट करता है कि मुझे नेगेटिव वाली नंबर लाइन पर जाना है, पर है तो यही ना कि पहले मैं 3 तक जाऊंगा और फिर मैं 3/4 अपने पार्ट्स क्रिएट करूंगा, और 3 पर कौन सा 3 पे जाना है जो नेगेटिव साइड में है। नेगेटिव साइड में इन द सेंस सपोज करो यहाँ 0 है, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4। तो पहले तो मुझे 0 से लेकर -3 तक जाना है। ये वाला 3 यही रिप्रेजेंट कर रहा था कि मुझे नेगेटिव साइड जाना है। उसके बाद मुझे 3/4 और चाहिए। अब मुझे इधर वाले हिस्से में पहले तो 4 इक्वल पार्ट्स करने पड़ेंगे, 1 2 3 4, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट, उसमें से मुझे 3 पार्ट अपने साथ चाहिए। तो मैं आगे की तरफ पढ़ूंगी, प्लस का साइन है, मुझे और उस तरफ जाना है, तो मैं 3 से स्टार्ट कर -3 से लेकर 3 इससे पूरे कवर करूंगा। तो ये जो पार्ट है ये हो जाएगा मेरे पास 3/4, और यहां तक मेरे पास पहले से कितना था -3। ठीक, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 + 3/4 नेगेटिव साइन में, और एक्जेक्टली ये क्या हो जाएगा -15/4। ठीक, इस तरीके से आप लोग नेगेटिव या पॉजिटिव किसी भी रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते। एक और क्वेश्चन उठता है, सपोज करो हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब कि डिनोमिनेटर हमारे पास न्यूमरेटर से बड़ा है, हमें 3/4 को रिप्रेजेंट करना है। 3 को डिवाइड करो तो कुछ आएगा ही नहीं, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 0 + 3/4? मेरे को 0 में जाना है 3/4, तो मैं 0 के बाद ही स्टार्ट कर दूंगा पार्ट डिवाइड करना। वो 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं, 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स हो गए, और मुझे 3 से चाहिए, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, पहले 3 पार्ट्स मेरे हो जाएंगे, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा मेरे पास 3/4 हो जाएगा। तो डायरेक्टली हो जाएगा हमारे पास। तो कोई भी ऐसी फ्रैक्शन जहाँ पर डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो वहां पर हम 0 एज इंटीग्रल पार्ट मानकर उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक, सेकंड है आपके पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किस तरीके से करना है, कैसे करना है, ये हम सीखेंगे। सबसे पहली बात, कोई नंबर इरेशनल है कि नहीं है, इस बात का अगर हमें प्रूफ करना है तो जो प्रूफ है वो 10th क्लास में है।
अभी हमें सिर्फ इतना करना है कि रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करना है। रैशनल नंबर को प्लॉट करने के लिए इसको प्लॉट करना जो बेस है, मीन्स किस तरीके से किस कारण से हम लोग करते हैं, वो बेस जो है इस चीज को प्लॉट करने का वो है पाइथागोरस थ्योरम। एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं हल्का सा। जो हमसे ये कहती है कि अगर ए बी सी कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो जो हाइपोटेन्यूज है, मीन्स राइट एंगल के सामने वाला एंगल और जो परपेंडिकुलर है ये बेस, जो हाइपोटेन्यूज होगा उसका स्क्वायर उसके परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल है। इसी बात को हम लोग यहाँ पर प्रूफ करेंगे। इसी चीज का यूज करके हम लोग यहाँ पर इसे प्लॉट करेंगे। सपोज करो आपके पास कोई ये नंबर लाइन है, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3। अभी हम रूट 2 के लिए कर रहे हैं, फिर उसके बाद जनरल बताता हूँ कि जनरल किसी के लिए अगर हम करेंगे तो किस तरीके से स्टार्ट करेंगे। रूट 2 की अगर मैं बात करूँ तो रूट 2 के लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं 0 से लेकर 1 तक अपना बेस मान लेता हूँ। ये मेरे पास 0 मेरे पास क्या हो गया, 0 और 1 हो गया। इसको नाम दे देते हैं, ये O पॉइंट है, ये कोई A पॉइंट है। ये और नाम ले देते हैं, फिर कंफ्यूजन होगी 0 और A में। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। A भी मेरे पास बेस हो गया। और मैं क्या करता हूँ, जिस यूनिट का, ध्यान रहे 0 से 1 एक यूनिट है, यूनिट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज होती रहेगी। जिस यूनिट की यहाँ पर हमने बेस माना है उसी यूनिट का मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ। इस यूनिट की लेंथ कितनी है मेरे पास, 1 है, ठीक। परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री एंगल बनेगा। और अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम अगर ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो हम यहाँ से हाइपोटेन्यूज क्रिएट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज कितनी होगी, ये सी मान लेते हैं। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास हो जाएगी OC का जो स्क्वायर होगा वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल होगा। और AB का आंसर कितना है मेरे पास, 1 का स्क्वायर, BC है 1 का स्क्वायर, तो 1 + 1 2, तो ये हो गया 2, यहाँ से हो गया OC स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा। तो OC की लेंथ कितनी आ गई हमारे पास, √2 आ गई। ध्यान रहे √2 OC है, अभी भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं हुआ है। ये ध्यान देना है कि OC जो आया है वो मेरे पास, मैं सबको मिटा लेता हूँ थोड़ा सा कंफ्यूजन कम हो। ये जो पॉइंट है ये यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है, ये हमारे पास नंबर लाइन पर नहीं आया अभी। मैं क्या करूँगा, OC के नाम की या OC के मेजरमेंट की रेडियस लेकर सर्कल बनाएंगे, क्योंकि जितना रेडियस ये होगा, जब सर्कल बनेंगे सभी रेडियस बराबर होती हैं। तो अगर मैं OC को रेडियस मानकर एक सर्कल क्रिएट कर दूं और उसको यहाँ ज्वाइन करा दें इस तरीके से लगभग, और मैं ऐसे सर्कल बना सकता हूँ ना, सर्कल जो भी बनेगा तो ये नंबर लाइन से होकर जाएगा। और नंबर लाइन पर ये जो जितना डिस्टेंस होगा वो भी कितना होगा, √2 होगा, क्योंकि मैंने √2 को ही रेडियस मानकर सर्कल क्रिएट किया है। तो बाकी हिस्सा मिटा देते हैं, हम लोग केवल अपना रिप्रेजेंटेशन रखते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अगर आपको √3 चाहिए, √3 क्या चाहिए, हम जनरल ले लेते हैं। अगर आपको किसी भी इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, अगर आपको किसी भी इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, किसी से मतलब है, सपोज करो आपको किसी m को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, तो उससे पहले वाला जो नंबर है m-1 वहाँ पर एज अ बेस मौजूद होना चाहिए। अगर आपको m को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर तो आपके पास m-1 मेजरमेंट का बेस होना चाहिए। अगर आप √3 को रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो उससे एक कम, √3 से एक कम क्या होगा, 2, तो √2 का बेस आपके पास पहले से होना चाहिए। मैं √3 को रिप्रेजेंट करने लगूँ तो मेरे पास बेस है, ये मेरे पास इस बार क्या बनेगा, बेस बन जाएगा। और उसके बाद परपेंडिकुलर किसको ड्रॉ करूँगा, 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ले लूँगा अपना। तो √2 का स्क्वायर, अगर मैं इसको C, ये O था ये C था और ये मेरे पास D हो गया। अगर मैं ये निकालने लगूँ OD का डिस्टेंस कितना होगा, तो हो जाएगा OC स्क्वायर, और ये था मेरे पास 1। OD का स्क्वायर कितना हो जाएगा, OC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। OC है मेरे पास √2 का स्क्वायर, CD है मेरे पास 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 + 1 3 OD का स्क्वायर। तो OD कितना आ जाएगा, √3। तो OD का आंसर कितना आ जाएगा, सिमिलरली मैं इसको रेडियस मानूंगा, सर्कल क्रिएट करूंगा तो √3 कहीं यहाँ पर आ जाएगा 1.71 के आसपास।
मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज करो मेरे पास √5 को मुझे रिप्रेजेंट करना है, जो शायद आपका क्वेश्चन भी है। अगर मेरे को √5 रिप्रेजेंट करना है तो मैंने अभी आपसे कहा कि जो भी नंबर आपको प्लॉट करना है, रिप्रेजेंट करना है, उससे एक कम वहां पर एज अ बेस होना चाहिए। तो इससे एक कम क्या हो जाएगा 4, तो √4 हमारे पास होना चाहिए। हमें पता है कि √4 का अपना आंसर होता है, √4 का आंसर होता है 2। तो मतलब मेरे पास 2 ऐसा बेस होना चाहिए, मैं वही लेकर चलूंगा। तो 0 1 2, तो 2 मेरे पास बेस हो गया। तो बेस मेरे पास पहले से है 2, इसमें मैं परपेंडिकुलर डालूंगा 1 सेंटीमीटर का, ये हो जाएगा 1। जब मैं इसको फाइंड आउट करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास √5। ठीक, फिर वही आप इसको सेंटर मानेंगे और उसको रेडियस मानेंगे, ओ को सेंटर, और यहाँ पर ए अगर आपने इसका नाम दिया तो ओ ए को सेंटर रेडियस मानकर सर्कल क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ कहीं आपके पास इस तरीके से नंबर लाइन पर ये नंबर प्लॉट हो जाएगा। कुछ वैल्यूज है जो आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सपोज करो आपके पास जो वैल्यूज है वो पता होनी चाहिए, कौन कौन सी तो ज़्यादातर यूज होती है। √2, √3, √4, √5 की। √2 की होती है 1.414, √3 की होती है 1.732, √4 तो हमारे पास 2 होता है, √5 की वैल्यू हमारे पास होती है 2.236, और पाई हमारे पास होता है अप्रोक्स 22/7। ध्यान रहे पाई जो होता है वो हमारे पास इरेशनल नंबर है, क्योंकि वो जो रिपीटेड नंबर करता है, मीन्स सॉरी रिपीटेड नहीं करता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स है, बट हम उसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू मान लेते हैं कि लगभग वो 22/7 के आसपास है। इसीलिए जब आपसे पूछा जाए कि रेशनल और इरेशनल में क्या है, तो 22/7 हमारे पास रैशनल नंबर है, और जो हमारा पाई है वो इरेशनल है। रीजन क्या है, जो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, बट 22/7 में रैशनल नंबर की सारी डेफिनेशंस फुलफिल हो रही हैं। ये पी है, ये क्यू है, Q0 नहीं है, इसलिए हमारे पास 22/7 रैशनल है। इतना करिए, इसको एक्सरसाइज करते हैं 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में एनसीईआरटी की बुक से कर रहे हैं, तो सभी लोग एनसीईआरटी की बुक लेकर बैठे हैं। पहला क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स दिया हुआ उसने। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है, उसने पूछा है कि क्या सभी रैशनल नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं। तो जो हमने स्टार्टिंग में चार्ट पढ़ा था उस पर अगर आप ध्यान से देखेंगे या लिखा होगा आपने, उसमें देखेंगे कि रियल नंबर्स जो है, और जो नंबर सिस्टम है वो हमारे पास 2 पार्ट में डिवाइडेड था, रियल और उसके बाद फिर इमेजिनरी, और रियल नंबर्स फिर 2 पार्ट में डिवाइडेड था, इट इज रैशनल एंड इरेशनल। तो वही उसने हमसे पूछा है कि क्या सभी इरेशनल नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं। तो ये बात क्या है हमारे पास, ट्रू है कि यस ऑल इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। सारे रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रियल होते हैं। सेकंड पार्ट में आपसे पूछ रहा है, उसने आपसे पूछा कि नंबर लाइन पर हर एक बिंदु जो है 0 है, 1 है, 2 है, या डॉट के बीच में कोई भी नंबर है, वो सारे के सारे √m की फॉर्म में है। तो क्या सभी के सभी √m की फॉर्म में है, जरा सोचो भाई। √m अगर मेरे पास 0 को करना हो तो ये √0 है, मेरे पास अगर 1 करना हो तो ये √1 है। प्राकृत संख्या, प्राकृत मतलब जितने भी हमारे पास नेचुरल नंबर्स है, ध्यान रहे वो नेगेटिव नंबर्स की बात नहीं कर रहा है, जो इधर की जो जितनी भी है ये इसकी इस नंबर लाइन की बात नहीं कर रहा है, केवल वो नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा है। नेचुरल नंबर्स मीन्स 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। तो हाँ बिल्कुल सही बात है भाई। देखो √1 की वैल्यू भी इस पर मिल जाएगी हमें, नंबर लाइन पर 1 है। √2 की वैल्यू होती है 1.414, और हमने भी √2 बनाकर भी दिखाया था कि किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। √3 भी हमने प्लॉट किया है, √4 की तो अपनी वैल्यू होती है 2, सेवन हम √5 भी प्लॉट कर सकते हैं, √6 भी प्लॉट कर सकते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। थर्ड दिया है उसने, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। उसने कहा कि सभी रियल नंबर्स, वो कह रहा थर्ड पार्ट में आपसे, ऑल रियल नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स। ऑल रियल नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स। वो इस बारे में पूछ रहे हैं क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है। हमें पता है कि जब सारे इरेशनल नंबर्स रियल हो सकते हैं, बट ये जरूरी नहीं कि सारे रियल नंबर्स भी इरेशनल हो। वही हम इस थर्ड पार्ट में पूछ रहे थे, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, फॉल्स हो जाएगा। जैसे एग्जांपल क्या दोगे आप इसमें
एग्जाम्पल दोगे आप 2 को, 2 है, 4 है, 9 है, 7 है, माइनस का 8 है, किसी भी नंबर को देख लो, ये सारे के सारे नंबर रैशनल है, रियल है, बट ये कोई भी नंबर इरेशनल नहीं है। इरेशनल कौन से होते हैं? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स या फिर नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर्स या पाई, ये हमारे पास इरेशनल में आता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है। उसने क्या कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जैसे 2 है, 9 है, 8 है, 7 है, 10 है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, वो यहाँ पे बात कर रहा है पॉजिटिव इंटीजर्स की। क्या इन सब का स्क्वायर नंबर, स्क्वायर रूट, अगर मैं सबके स्क्वायर रूट निकालूं, √2, √9, √8, √7, √10, क्या ये सारे अप्रिमेय है, मीन्स इरेशनल है? क्या ये सारे इरेशनल है? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ध्यान से देखना है। क्या ये सारे इरेशनल है? क्वेश्चन मार्क है। यदि नहीं तो एक है संख्या, और अगर इसका आंसर आप लोगों के हिसाब से नहीं होता है, मीन्स ये सारे नहीं है, तो एग्जाम्पल बताना ही कौन सा ऐसा है। देखो, हमें पता है कि √2 इरेशनल है क्योंकि इसको सोल्व नहीं कर सकते, और हमें पता है कि √9 का तो अपना आंसर होता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। √9 को हम क्या लिख सकते हैं? √9 कैन बी रिटन 3 × 3, और हमें पता है स्क्वायर रूट में पेयर जो बनते हैं उसमें से एक नंबर भाग जाता है, तो यहाँ का आंसर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, और 3 इरेशनल नहीं है। यही हमें प्रूफ करना था कि कोई एक एग्जाम्पल बता दो, तो कोई एक एग्जाम्पल में हमारे पास क्या हो जाएगा? √9 हो जाएगा, जिसका आंसर कितना है? 3 है, और वो अप्रिमेय मीन्स इरेशनल नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है कि √5 को रिप्रेजेंट करिए। एग्जाम्पल कराते वक्त मैंने √5 भी रिप्रेजेंट किया था। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का, तो 1.2 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1.3 करेंगे। इसके अलावा आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग 1.3 करेंगे, जिसमें हम लोग 2 चीज़ें करेंगे कि किसी भी रैशनल नंबर को डेसिमल में कैसे बनाएं, डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें, या फिर अगर कोई डेसिमल हमें दी हुई है तो उसका रैशनल फॉर्म कैसे लेकर आए। ठीक, इन दो पार्ट्स के साथ हम एक्सरसाइज 1.3 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।